यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सबेटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी वाले स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल ये पूछा गया है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान शब्दों में आंसर लिख आइएगा कि किसी लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कही जाती है। लेंस को क्षमता को डायोप्टर के द्वारा मापी जाती है। एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता कहलाती है और इसकी फोकस दूरी 1 होती है। यहीं से मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है या m⁻⁻1 भी होता है। और पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता की फोकस दूरी क्या होती है, यानी ए बराबर क्या होती है, तो वो 1 मीटर होती है। यानी लेंस की क्षमता की फोकस दूरी 1 मीटर होती है। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। यानी कौन कौन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। आसान शब्दों में लिख आइएगा कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अभिसारित करता है, अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण अभिसारी लेंस कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, उत्तल लेंस क्या करता है कि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समानांतर की जो भी प्रकाशीय किरणें होती है वो अपवर्तन के फलस्वरूप यानी अपवर्तन होने के बाद एक बिंदु पे आके मिल जाती है। यानी तमाम प्रकाशीय किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाती है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समानांतर किरणों को अपसारित करता है। उत्तल लेंस को इसी गुण होने के कारण ही उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछा गया था कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो आंसर याद रखिएगा, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो वैसे स्थिति में अवतल लेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 3 कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं, इसके कितने नियम होते हैं और इनके तमाम नियमों को लिखिए। आसान शब्दों में लिखिएगा कि जब प्रकाश किसी चमकदार सतह पर पड़ता है तो यह एक सुनिश्चित दिशा में विस्तारित हो जाता है। किसी पॉलिश की हुई सतह में प्रकाश का एक सुनिश्चित रूप में दिशा बदलने की क्रिया या घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि प्रकाश के परिवर्तन की बात की जाए या प्रकाश के अपवर्तन की बात की जाए, इसके 2 नियम होते हैं। आइए जान लेते हैं कि आखिर प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम कौन कौन से होते हैं। पहला रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पे डाले गए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, है ना जी। यदि आप 10वीं कक्षा के साइंस का अध्ययन किए होंगे तो एक फिगर इस प्रकार से मिला होगा। इस फिगर को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, जो रंजित होता है। इधर से आती है आपतित प्रकाश की किरण, आपतन बिंदु से टच होकर ये उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। देखिए, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण हो गया और ये आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक ही सतह में होते हैं, जो प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम होते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं।
तो वहीं पे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, या परावर्तन कोण का मान हमेशा आपतन कोण के मान के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो जाहिर सी बात है परावर्तन कोण भी 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। ये सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बार बार पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। आइए जान लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग किस प्रकार से लिखा जाता है। दोस्तों आसान शब्द में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि बड़े आकार के अवतल दर्पण का उपयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। यानी बड़े से बड़े अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल है, उपयोग है, वो सौर ऊर्जा के रूप में किया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग वाहन के हेडलाइट, लैंप, सर्च लाइट, टर्च इत्यादि बनाने में किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल है वो टर्च बनाना, सर्च लाइट बनाना, लैंप बनाना और वाहन यानी गाड़ी के हेडलाइट, जो आगे लाइट वाला जो शीशा होता है, उस इत्यादि बनाने में किया जाता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग शेविंग दर्पण अर्थात हजामती दर्पण, हजामत बनाने के लिए या दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है वो अवतल दर्पण ही होता है। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आसान शब्दों में कहे तो अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा रोगियों की नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग किन किन कार्यों में किया जाता है। आइए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देख पा रहे हैं कि क्रांति कोण, जिसे हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से परे हटती है, यानी अभिलंब से दूर हटती है। आसान शब्दों में कहे तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है ना जी, तो वह अभिलंब से दूर हटती है। अर्थात विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण सघन माध्यम में बने आपतित कोण से बड़ा होता है। यदि विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण एक समकोण के समान हो जाए तो इसे सापेक्ष सघन माध्यम में बना आपतित कोण क्रांति कोण कहलाता है। एक बार फिर से सुनिए या इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी तरीके से कॉपी में लिखकर इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है और इसका आसान फार्मूला भी होता है m = v/u। आवर्धन कहते किसे हैं तो किसी भी वस्तु की ऊंचाई और किसी भी प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता, ये मात्रक विहीन होता है, ये भी आप सभी को मालूम होगा। चलिए इसका आसान शब्दों में आंसर जान लेते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 होने का यह अर्थ होता है कि समतल दर्पण के द्वारा जिस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है उस वस्तु का साइज दर्पण समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के साइज के बराबर है। धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी प्राप्त है। इसका कहने का मतलब यह है कि किसी भी समतल दर्पण में आवर्धन का मान यदि प्लस में दिखाई दे तो आपको ये समझना होगा कि प्लस चिन्ह हमें ये दिखाना चाहता है, यह दर्शाना चाहता है कि उस वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो सीधा प्राप्त हुआ है और आभासी प्राप्त हुआ है। उसके बाद में अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि आज का वह कौन ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर उसका उत्तर लिखना पड़ता है और आपके द्वारा दिए गए उत्तर जो है आगे आने वाली वीडियो में नाम के द्वारा सूचित किया जाता है। वो कौन ऐसे स्टूडेंट है जो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चनों का आंसर आसान सा और सही सटीक आंसर दिए हुए हैं। चलिए आज का प्रश्न आपके लिए जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन में दिया गया है
15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी में दिया गया है 150 किलोमीटर प्रति घंटा। सी में दिया गया है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन डी में दिया गया है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में चले जाइए और इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा जल्दी से लिख के चले आइए। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जितने भी क्वेश्चनों का सलूशन बताए हैं, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का सभी इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव तथा सभी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।